नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की जो क्लासेस हम दो क्लास हम ले चुके थे। दोनों क्लासों में हमने जो भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको डिस्कस किया था। प्राचीन इतिहास जब शुरू हुआ था तो उसके डिवाइडेशंस के बारे में, उससे जुड़े इतिहासकारों के राय के बारे में, लोह युग, कांस्य युग क्या होता है, इसके अलावा पालतू जानवर क्या बनाया, किस तरह से धीरे धीरे मनुष्य जब धरती पर आया होमोसोपियंस, तो उसने किस तरह का मतलब अपना कार्य किया, स्टार्टिंग कहाँ से की, वो सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेज में देखी थी। लेकिन इस दौर के गुजरने के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी आज की खुदाई में हमें देखने को मिलती है, जो खुदाई की गई थी। तो ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई और उसकी खोजें की गई हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति से भी उसकी खोज की गई है, उसकी आयु का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। आपकी एवरी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए इसका एक भी पॉइंट आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, सो आपको ध्यान देना चाहिए हर एक टॉपिक पर। और हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें भारी वाली बात। हमारी जैसी सभ्यता थी जो कि पहले थी, ठीक है। आज जैसी हम सभ्यता बनने का और जो हमारी सभ्यता वर्तमान में है उसका विकास करने के बारे में जो सोचते हैं, वैसी ही सभ्यता हजारों लाखों साल पहले भी हुआ करती थी, ठीक है। तो उस सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो वर्तमान में स्थिति ये है कि भारत को एक विकासशील देश की स्थिति में रखा गया है कि भारत एक विकासशील देश है। भारत की सभ्यता इतनी विकसित नहीं है, अभी विकास के दौर में है, ये कहा जाना उचित तो है, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार है। और वैसे देखा जाए तो भारत कि जो पहले भारत एक दौर रहा करता था जब भारत कितना बड़ा विश्व गुरु, वास्तव में एक विश्व गुरु की परिभाषा के तौर पर जाना जाता था, क्योंकि इसकी सभ्यता कहीं पर भी कमज़ोर नहीं थी। इसकी सभ्यता वास्तव में इतनी दृढ़ सभ्यता थी जो कहीं और जगह पनपी जितनी भी सभ्यताएं थी उनसे काफ़ी ज़्यादा विकसित सभ्यता थी। तो उस दौर में भारत कहीं ना कहीं नगर नियोजन जैसी चीज़ें और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आज हम देखते हैं, वो सारी पद्धतियाँ, वो सारी चीज़ें उस सभ्यता के, उस विकास के दौर में या उस दौर में भारत में रही थी। तो ऐसे कहा जा सकता है कि भारत कभी ना पहले ना जो फल फूलने वाली एक सभ्यता का अंग था, ठीक है। तो भारत में कहीं किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वास्तव में भारत एक विश्व गुरु कहलाने लायक था, ठीक है। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। आज भारत की जो सभ्यता है, ये 3 देशों में वैसे तो फैली हुई सभ्यता है, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके दृष्टिकोण के अनुसार, और एवरी पॉइंट को, एवरी टॉपिक को हम शामिल करेंगे इसमें, जो भी इससे रिलेटेड है, जो बिंदु यहाँ से एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे हमारी क्लास में। हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के लिए, ठीक। हड़प्पा सभ्यता 1821 में एक आदमी था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। 1821 में एक आदमी था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। तो चार्ल्स मैसन ने जब 1821 में सबसे पहले ये चीज़ देखी कि यहाँ भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण एरियाज़ हैं, या जो जंगली क्षेत्र है जहाँ पर छोटे छोटे गांव रह रहे हैं, छोटे गांव बसे हैं, तो वहाँ पर लोग कच्चे घर या पक्के घर बनाने के लिए जिन ईंटों का प्रयोग करते हैं, वो ईंटें वो खरीदते नहीं थे। वो खरीदने की बजाय ईंटों को मतलब ज़मीन से खोद करके निकालते थे और उनका यूज़ किया करते थे अपने घरों को बनाने में, घरों के निर्माण में। तो चार्ल्स मैसन ने ये चीज़ उस टाइम पर देखी कि यहाँ पर गांव के लोग हैं जो मिट्टी से ईंटें निकालते हैं और घर बनाते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या है कि चार्ल्स मैसन ने इस बात को इग्नोर कर दिया और उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसी काल के दौरान में, चार्ल्स मैसन के बाद में, जब हमारे भारत में दौर चल रहा था 1853 से लेकर के 1856 का, इस दौर में क्या है कि हमारे भारत में रेलवे लाइन बिछाने का काम जारी था।
जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पूरे भारतवर्ष में, आपको ध्यान होगा कि सन 1853 में भारत में पहली रेलवे चलाई गई थी। 1853 में भारत में पहली रेलवे चलाई गई थी। तो ये चलाई गई थी हमारी मुंबई से ठाणे तक। इसका ट्रायल हुआ था मुंबई से ठाणे तक, और ये कितने किलोमीटर तक चलाई गई थी? 34 किलोमीटर तक। तो याद करने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये दौर बिल्कुल वही दौर है जिस टाइम पर भारत में रेलवे विकास का काम चल रहा था। तो 1853 से 1856 के इस दौर में जब रेलवे का विकास भारत में चल रहा था, तो रेलवे लाइन जगह जगह पर बिछाई जा रही थी। वहीं जब मुंबई से लेकर के कराची तक मुंबई से लेकर कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस दौरान क्या है कि पटरियां जब बिछाई जा रही थी, तो पटरियां बिछाने के लिए खुदाई का काम भी साथ साथ किया जा रहा था, जो रास्ते उबड़ खाबड़ जैसे रास्ते थे वहाँ पर खुदाई का काम साथ में हो रहा था। तो उस टाइम पर भी ये चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो मतलब पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाण के तौर पर निकलने शुरू हो गए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस खुदाई के दौरान बाहर निकल रही थी, जैसे कि ईंटें और एक बने हुए, जैसे कि मतलब उसको जैसे ही खोदा गया, तो जैसे खोदते हैं तो खोदने के बाद में नीचे एक मकान पूरा निकलना और एक पूरी सड़क का निकलना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी मुंबई से कराची के बीच में। कराची आज पाकिस्तान में है, पहले भारत का ही अंग हुआ करता था। तो मुंबई से कराची के बीच में जब लाइनें बिछाई जा रही थी, तो उस टाइम पर पूरी की पूरी सभ्यता बाहर उभर कर सामने आई थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम क्या है कि जब 1853 से लेकर के 1856 तक बटन बंधु लोग थे जो चार्ल्स मैसन के नेतृत्व में काम कर रहे थे रेलवे लाइन बिछाने का। तो ये बटन बंधु, क्या कहते हैं इनको? बटन बंधु। बंधु का मतलब क्या होता है? बंधु का मतलब भाई। तो बटन बंधु ये दो लोग थे जो कि रेलवे लाइन बिछाने का कामकाज देख रहे थे। तो इन्होंने भी इस चीज़ को इग्नोर कर दिया इस दौरान। उन्होंने बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया कि ये चीज़ें एक सभ्यता हो सकती है, एक नगर हो सकता है इसके नीचे। लेकिन फिर उसके बाद में जैसे जैसे समय गुजरता गया, तो समय गुजरने के साथ साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। कई स्थानों से लगातार ईंटों का मिलना और पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रमाण मिलना। तो ये इस चीज़ को धीरे धीरे इसने इतिहासकारों का जो दृष्टिकोण है वो अपनी ओर खींच लिया कि भाई जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है कि धरती में कुछ निकल रहा है। तो पौराणिक सभ्यता है वो एक मतलब इसके प्रमाण ऐसे देखने को मिलने लग गए। लोग बागों का ध्यान इसकी तरफ खिंच गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि जो अलेक्जेंडर कलिंगम है, जिसको भारतीय पुरातत्ववेत्ता का जनक कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक तो चार्ल्स मैसन हैं, जिनको तात्कालिक महानिदेशक कहा जाता है अपने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डिपार्टमेंट का। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्ववेत्ता के जनक कहा जाता है भारत में। तो ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर और कुछ चीज़ें निकल करके सामने आ सकती हैं। तो फिर के जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, फिर मैं बात करूँगा, आपको आगे बताता हूँ कि इस घटना में क्या हुआ। चार्ल्स मैसन आए 1826 में, फिर 1853 से लेकर 1856 के दौर में बटन बंधु आए। मुंबई से ठाणे रेलवे लाइन बिछाई गई थी स्टार्टिंग में। फिर रेलवे लाइन बिछाने का जब मुंबई से कराची के दौर में काम चल रहा तो उस दौरान भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने निकल कर आई थी। लेकिन अब इस टाइम पर भी अलेक्जेंडर कनिंघम भी थे, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया 53 से 56 तक। फिर उसके बाद में सन 1921 में हमारे बीच में आते हैं जॉन मार्शल। 1921 ध्यान रखना है, 1921 में जॉन मार्शल, ये जॉन मार्शल हैं, एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और इनकी काफ़ी सारी बुक्स भी पहले की आ चुकी हैं, ठीक है। तो जॉन मार्शल बहुत अच्छे इतिहासकार और साहित्यकार दोनों हैं, ये इतिहास को अच्छी तरह से परखते हैं। तो 1921 में जॉन मार्शल ने क्या किया कि इस बात पर उन्होंने ध्यान दिया कि भाई जो भारत की ज़मीन है, भारतीय ज़मीन है, यहाँ से नीचे खोदने पर ईंटें मिलती है, नई नई चीज़ें मिलती हैं,
हैं, कहीं पर भी खोद कर देख लो कुछ क्षेत्रों के अंदर, तो वहाँ पर हर बार कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि यहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद में 1921 में इनके नेतृत्व में जो 2 व्यक्ति आए जो भारतीय थे, आप जानते होंगे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी, ये 2 व्यक्ति आए। इन दोनों व्यक्तियों से इस काम को करने के लिए कहा गया, इनको भेजा गया कि भाई खुदाई के दौरान जो जो चीज़ें मिलती हैं या उनको देखो या इस खुदाई का काम संभालना है आपको। ध्यान रहे यहाँ सन भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। दयाराम साहनी ने सन 1921 में रावी नदी के किनारे हड़प्पा क्षेत्र को खोजा था। इस वजह से इसे हड़प्पा नाम दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसी वजह से इसे कहते हैं। और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा था। जो मोहनजोदड़ो है वो कि कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे है। इस वजह से इन्होंने 1922 में ये खोज का काम किया था और इसी वजह से मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी के किनारे सिंधु प्रांत क्षेत्र में होने की वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये 2 नाम हैं जो पॉपुलर हैं, आपकी कई सारी बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हड़प्पा सभ्यता और एक दूसरा है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये 2 नाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े होंगे, कई बार आपको अलग अलग प्रकार की डिफरेंट टाइप्स की बुक्स के अंदर ये देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें पॉइंट्स ध्यान रहने चाहिए। नाम कहाँ से पड़ा, पहला जो क्षेत्र था वो हड़प्पा सभ्यता का ही क्षेत्र था। हड़प्पा क्षेत्र एक गांव का नाम है वैसे, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको खोज के दौरान प्राप्त हुई थी, इस वजह से इसका नाम हड़प्पा ही रख दिया गया। फिर उसके बाद में जब मोहनजोदड़ो की खोज हुई और बहुत सारे क्षेत्रों को जब खोजा जाने लगा, तो तब जाके सिंध प्रांत में अधिकतम चीज़ें मिलने शुरू हो गई। तो अधिकतम चीज़ें मिलने लगी तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहने लगे। फिर बाद में धीरे धीरे देखा गया कि भारत में जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी के किनारे पर भी कहीं कहीं इस सिंधु सभ्यता से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली। और इसी वजह से यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जब खोजी गई, गंगा नदी के किनारे जब बहुत सारी चीज़ें खोजी गई, तो गंगा और सरस्वती नदी के किनारे इसको मतलब और भी नाम दे दिया जा सकता है। इस घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं। तो ये इसका नामकरण है भैया, 3 तरह से इसका नामकरण हम कर सकते हैं। तो यानी भारत में गंगा नदी के घाटी क्षेत्र में भी कई जगह पर इनसे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये ठीक है, ये आप ढांचा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। जो भी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। फुल्ली एक्नॉलेजमेंट है जो आपको समझ में ही आना चाहिए, ज़्यादा हार्ड है नहीं। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, एक तो आप पढ़ोगे इसको कहानी के तौर पर, वैसे आपको मोटे तौर पर समझ में आ गया होगा जैसा कि मैंने बताया है, लेकिन इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इसको पढ़ना कैसा चाहिए। कई बार पढ़ने के बाद में, बहुत ज़्यादा बुक्स के पढ़ने से और उसके बाद में बहुत सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद में, अलग अलग टीचरों से पढ़ने के बाद में भी कई सारे कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं। लेकिन अगर हम इनको पॉइंट्स का नाम दे करके अलग अलग पॉइंट बना करके पढ़ें तो मेरे हिसाब से कहीं कोई भी बिंदु नहीं रहेगा, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता को देख ही रहे हैं तो हम इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं भैया, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जो इसकी खोज की गई, तो खोज से संबंधित जितने भी पहलू हैं उन्हें भी आप डिस्कस करें। ठीक, उसके काल निर्धारण से संबंधित जितने पहलू हैं, यानी इसके समय को निर्धारित करना,
इसके कार्बन 14 पद्धति से इसकी जानकारी प्राप्त करना कि ये सभ्यता का दौर किस काल का रहा है, आदि ऐतिहासिक काल का दौर रहा है। तो ये किन किन लोगों का, किन इतिहासकारों का क्या मानना है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको डिस्कस करनी चाहिए। इसके अलावा काल के अलावा आपको इसके नामकरण के बारे में भी जानना चाहिए, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि इसका हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कैसे नाम पड़ा। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में मैं बात करूँ उद्भव की, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो किस तरह से हुआ है, वो चीज़ भी आपको समझनी चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूं भैया पतन की, तो इसका पतन कैसे कैसे हो गया, ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। भाई यही तो होता है एक पूरी हिस्ट्री के अंदर, उसका नाम पढ़ना, उसका टाइम पीरियड पढ़ना, उसका उद्भव होना, उसकी विशेषता होना, उसका समाप्त हो जाना, उसका विस्तार क्षेत्र हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उद्भव हो गया, पतन भी कर दिया हमने, लेकिन इसकी विशेषताओं को नहीं पढ़ा, तो अब देखेंगे इसकी विशेषताओं को। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे विशेषताओं के बारे में, फिर विशेषता के बाद में पढ़ेंगे सबसे लास्ट एंड फाइनल जो हमें पढ़ना है विस्तार के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं विस्तार को चाहता तो पहले टॉपिक में शामिल कर लेता, पहला बिंदु बना लेता इसको, और आपको समझ में भी आता, बट क्या है कि कंफ्यूजन रहता, क्योंकि आप पहले अगर क्षेत्रों के बारे में या उसके ढांचे के बारे में जानकारी नहीं लेंगे तो आप उसके विस्तार को भी एक डायग्रामेटिक रूप में भी नहीं समझ पाएंगे, यानी उसको रियलिटिक अनुभव नहीं कर पाएंगे, उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैंने उसको लास्ट में शामिल किया है, ताकि सारी चीज़ों को मैं जोड़ करके उसके विस्तार क्षेत्र में शामिल करूँगा, और विस्तार क्षेत्र में शामिल करने के बाद में आपको उसका एरिया भी समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ विस्तार था और कहाँ कहाँ की क्या कहानी थी। वो सारे इन बिंदुओं से हम शामिल करेंगे विस्तार के अंदर, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक विस्तार भी है, क्योंकि यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पढ़ेंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सिंधु घाटी सभ्यता आप जब भी पढ़ोगे तो यहाँ पर आप अगर इस तरह से पढ़ोगे कि भाई खोज क्या था, काल, नामकरण, उद्भव, पतन होना, विशेषता होना, विस्तार होना, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इनको अलग अलग पढ़ोगे तो कभी कन्फ्यूजन वाली कंडीशन नहीं आएगी। तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के संबंध में जो प्रावधान मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताए थे कि क्या क्या प्रावधान हुआ करते थे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक बार खोज से संबंधित प्रावधानों की बात करें तो भैया खोज से संबंधित प्रावधान है कि हमने देखा कि 1826 में, सन 1826 के दौरान चार्ल्स मैसन ने खोज करने का प्रयास किया था। सॉरी, खोज करने का प्रयास नहीं, इनका ध्यान, चार्ल्स मैसन का ध्यान 1826 में गया था, लेकिन इन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया इस बात पर, और फोकस नहीं करने के बाद में ये बात यहाँ की यहीं दबी रह गई। तो चार्ल्स मैसन की एक पुस्तक भी आती है, नरेटिव ऑफ जर्नीज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नरेटिव ऑफ जर्नीज, कौन सी बुक आती है? नरेटिव ऑफ जर्नीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। अब बात करें हम 1853 से लेकर 1856 के दौर में अलेक्जेंडर कनिंघम और इसके अलावा बर्टन बंधु भैया, कौन से भैया? बर्टन बंधु। तो ये बर्टन बंधु दो भाई थे, इन दोनों भाई चार्ल्स मैसन के नेतृत्व में काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था, बर्टन बंधु जब कराची या मुंबई से लेकर के कराची के बीच में, मुंबई से कराची के बीच में जब रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, जब रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था तो उस दौरान भी इनको कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो उन्हें समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। कई सारी चीज़ें देखने को मिली बर्टन बंधुओं को, लेकिन इन्होंने क्या है, इन्होंने भी वही काम किया, इन्होंने इग्नोर किया, ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। और उसके बाद में भैया अलेक्जेंडर कनिंघम आए, उसके बाद में आए अलेक्जेंडर कनिंघम। अब अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी
काफ़ी फोकस किया इस बात पर, लेकिन वो भी इसमें सफलता नहीं पा सके। उन्होंने भी 2-4 क्षेत्र ऐसे देखे, लेकिन मतलब होता है ना कि स्टार्टिंग में कई बार ध्यान नहीं जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई और अलेक्जेंडर कनिंघम भी कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद में हम खोज से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, खोज से संबंधित कहानी पढ़ रहे हैं। चार्ल्स मेसन आए, चार्ल्स मेसन के बाद में आए बटन बंधु, बटन बंधुओं ने क्या किया, अलेक्जेंडर कनिंघम आए। इसे अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई डिपार्टमेंट का हेड भी कहा जाता है, इसका पुरातत्ववेत्ता का जनक भी कहा जाता है, भारतीय पुरातत्ववेत्ता का। चार्ल्स मेसन को तात्कालीन महानिदेशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तात्कालिक महानिदेशक। किसका? एएसआई डिपार्टमेंट का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका क्या कहा जाता है? तात्कालिक महानिदेशक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका पुरातत्ववेत्ता का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी हैं जो पूछ लिए जाते हैं, आपकी मॉडर्निटी से रिलेटेड जोड़ करके भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात है खोज से रिलेटेड वो मैं आपको बताता हूँ। सन 1800 ख़त्म हो गया, उसके बाद में आया हमारे 1921। तो 1921 में भैया कौन थे? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन पहले हो गए हैं, अब कौन आए थे? चार्ल्स मैसन के बाद में जब 1921 का दौर आया, तो 1921 में जब जॉन मार्शल आए। कौन आए? जॉन मार्शल। तो 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 व्यक्तियों को भेजा गया। 2 व्यक्ति कौन थे? अच्छी तरह जानते हैं आप, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और दूसरे व्यक्ति थे हमारे पास राखल दास बनर्जी। दूसरे व्यक्ति कौन थे? राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा, 1922 में राखल दास बनर्जी ने खोजा। 1921 में इन्होंने हड़प्पा क्षेत्र सिंधु प्रांत में खोजा जो रावी नदी के किनारे था, और इन्होंने मोहनजोदड़ो खोजा जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ नगर था। ठीक है, इन्होंने एक पूरे के पूरे नदी की नगर की खोज कर दी, इसी वजह से इनको, ठीक है, इनको भी श्रेय दिया जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा क्षेत्र खोजा, इस वजह से, क्योंकि ये पहले खोजा गया, इस वजह से इस पूर्ण सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया सन 1921 में। फिर उसके बाद में 1922 में जब राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत क्षेत्र में खोजा, तो सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से, सिंधु घाटी क्षेत्र में होने की वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया गया। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों नामों से पुकारा जा सकता है। तो ये भैया हमने खोज से संबंधित जो भी तथ्य थे, जो भी प्रावधान थे, वो पढ़ लिए हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद में हम इसके काल की बात करें तो काल में क्या हुआ था? काल में इसका हुआ कि भैया जो 3350 से लेकर के जॉन मार्शल थे, काल में देखो जॉन मार्शल ने जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा क्षेत्र खोदा, उसके बाद में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो क्षेत्र या मोहनजोदड़ो नगर की खोज की, उसके बाद में जब जॉन मार्शल ने क्या किया, मैं यहीं से बता देता हूं आपको। जॉन मार्शल ने क्या किया कि इन दोनों की व्यक्तियों की खोज के आधार पर जॉन मार्शल ने क्या किया, मोटे तौर पर अंदाजा या अनुमान लगा करके और उससे संबंधित साक्ष्यों को थोड़ा बहुत महत्वता देते हुए उन्होंने इसकी डेट बताई भैया 3250 से लेकर के कितनी बताई, 2350 तक, या 3250 से लेकर के उन्होंने बताया इसे 2700 या 2700-2800 सन बीसी के लगभग उन्होंने इसका टाइम पीरियड बताया था जॉन मार्शल ने। ये आपको याद होना चाहिए मोटे तौर पर। अब जो इम्पोर्टेंट है काल निर्धारण से रिलेटेड वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। दयाराम साहनी ने 1921 में जब हड़प्पा क्षेत्र की खोज की थी, उसके बाद में आए थे भैया हमारे एक बहुत जाने माने इतिहासकार थे, डीडी या डीपी या जो भी कहा जाता है, इनको अग्रवाल साहब के नाम से जाना जाता है, डीडी अग्रवाल थे। तो डीडी अग्रवाल ने क्या किया, जॉन मार्शल, इन्होंने डीडी अग्रवाल ने जॉन मार्शल की जो डेट निर्धारित की गई, जो द्वारा डेट निर्धारित की गई थी जॉन मार्शल जी के द्वारा, उसे इन्होंने अमान्य करार देते हुए इन्होंने कार्बन 40 पद्धति से इस चीज़ का अनुमान लगाया।
इसके जो तथ्य थे उनके आधार पर, प्रमाणों के आधार पर, तो इन्होंने इसकी डेट डिवाइड की, इन्होंने इनकी डेट डिसाइड करके बताया कि ये सन 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी का दौर रहा होगा। और एग्जाम्स में और कई सारी बुक्स में आपको यही डेट देखने को मिलती है। तो ठीक है, याद करने वाली डेट कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो फल फूलने का और पतन तक का जो दौर रहा है वो 2350 से लेकर के 1750 बीसी का दौर रहा है। ये आपको याद होना चाहिए। ये हमने काल से संबंधित बात जान ली है। अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि खोज कैसे हुई, काल क्या क्या रहा। अब हम नामकरण देख लेते हैं। नामकरण वैसे आपने पढ़ लिया है कि तीनों ही चीजें हैं। नामकरण में क्या क्या चीजें थी? इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये तीन नाम है इसके जो एग्जाम्स में या कई सारी बुक्स में लिखे मिलते हैं आपको। तो वो तीनों के तीनों नामों को मैंने आपको बता दिया है। तो ये नामकरण आप आसानी से वैसे भी समझ गए होंगे, मैंने कई बार बताया। अब आपको बता देता हूं इसके उद्भव से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं। समझ में आ गया होगा खोज के बारे में, पूरा काल के बारे में और नामकरण के बारे में। आगे चलते हैं, उद्भव कैसे कैसे हुआ, क्या क्या प्रोसेस रहा उद्भव होने का सिंधु घाटी सभ्यता का, उस चीज को देखते हैं। तीन टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। उद्भव से रिलेटेड जो भी समस्या है या उद्भव कैसे हुआ वो चीज देखते हैं। अब भैया उद्भव है ना जब कोई नई चीज मिल जाती है ना तो उससे संबंधित लोग बाग बहुत सारी बातें करते हैं कि ये तो ऐसी चीज है, ये वैसी चीज है, ये उसकी है, ये इसकी है, ठीक है ना। तो उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी काफी विवाद रहा विदेशी लोगों ने और स्थानीय लोगों के बीच में। तो उद्भव में हम यूं देख सकते हैं कि एक तो विदेशी मत यह देखने को मिलता है कि विदेशी लोग इसे सुमेरियन सभ्यता, किस सभ्यता का अंग मानते हैं? सुमेरियन सभ्यता का अंग मानते हैं, जो कि एक यूरोपियन सभ्यता है। सुमेरियन यूरोपियन कंट्रीज में और अरब कंट्रीज के अंदर ये सभ्यता देखने को मिली थी। तो इस सभ्यता का अंग ही विदेशी मत इस बात को कहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये भी क्या है? सुमेरियन सभ्यता का ही अंग है। लेकिन ये विदेशी मत है, विदेशी मत वाले लोग बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मंदिर वगैरह सिस्टम और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, तो उसी जो हिंदू संस्कृति से रिलेटेड या हमारी जो स्थानीय सभ्यता है, जो हमारा आज का दौर है, उसके अकॉर्डिंग भी कई सारी चीज़ें रिलेटेड मिलती हैं। तो इस वजह से इसको विदेशी मत को सही नहीं ठहराया जा सकता है, विदेशी मत को सही नहीं ठहराया जा सकता है। विदेशी मत में सुमेरियन सभ्यता का इसको अंग बताया गया, सुमेरियन सभ्यता। फिर उसके बाद में मार्शल व्हीलर, उनके भी नाम थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए यार, है ना। जॉन मार्शल के बारे में जानते हो, व्हीलर के बारे में जानते हो, चाइल्ड के बारे में जानते हो। ये चाइल्ड भी एक इतिहासकार हैं, व्हीलर भी, जॉन मार्शल भी इतिहासकार साहित्यकार हैं। तो इन तीनों के द्वारा, और एक और आते हैं भैया डीडी कोशाम्बी, क्या नाम है? डीडी कोशाम्बी। तो इनके मत तो ये कहते हैं कि ये भैया ये तीनों जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या है? वो क्या है? विदेशी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता के बिल्कुल एक जैसा है, उसके अभिन्न अंग नहीं है, उसी का जैसा है। लेकिन स्थानीय मत भी हैं, स्थानीय मत बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको इसका निर्धारण करते हैं कि ये भारत की सभ्यता से रिलेटेड सभ्यता है। स्थानीय मत में इसको ये कहा जाता है कि यह एक द्रविड़ सभ्यता है जो कि भारत के दक्षिण में फल फूलने वाली सभ्यता रही होगी। इसको द्रविड़ सभ्यता भी नाम दे दिया जाता है कई बार। और इसके अलावा इसको द्रविड़ सभ्यता कहते हुए इसको देखो, इसको जो नाम देने वाले व्यक्ति है ना, उनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। द्रविड़ सभ्यता नाम देने वाले आदमी थे, इसको द्रविड़ क्षेत्र की सभ्यता कहने वाले आदमी थे राखलदास बनर्जी। कौन थे भैया? राखलदास बनर्जी।
राखलदास बनर्जी ने इसे कहा कि यह द्रविड़ क्षेत्र की फल फूलने वाली एक सभ्यता है, लेकिन इस मत को पूरी तरह से पूर्ण रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि भारत के द्रविड़ क्षेत्र में कम ही क्षेत्र ऐसे हैं जो इसे रिलेट रखते हैं या इससे रिलेशन रखते हैं। ठीक, उसके बाद में इसको आर्यन क्षेत्र का या आर्यन सभ्यता कहने वाले व्यक्ति थे। आर्यन सभ्यता कहने वाले व्यक्ति थे, कौन थे? टी.एन. रामचंद्रन। टी.एन. रामचंद्र। टी.एन. रामचंद्र जो कि जिन्होंने इसे क्या कहा था? आर्यन सभ्यता का नाम दिया था। ये आपको याद रहना चाहिए, कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि आर्यन सभ्यता किसने कहा था, किस इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यन सभ्यता का नाम दिया था या आर्यन क्षेत्र की सभ्यता कहा था, तो वो नाम है टी.एन. रामचंद्र ने। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि उद्भव से संबंधित जो तथ्य हैं, एक विदेशी मत और स्थानीय मत प्रचलित हैं, उनके बारे में पढ़ा। सुमेरियन सभ्यता से रिलेट सभ्यता बताते हैं जॉन मार्शल, व्हीलर चाइल्ड, डी.डी. कोसाम्बी। लेकिन स्थानीय मत में द्रविड़ क्षेत्र का बताते हैं राखलदास बनर्जी, और टी.एन. रामचंद्र इसे आर्यन क्षेत्र या आर्यन सभ्यता से रिलेट करके बताते हैं। अब आगे बात करते हैं हम इसके पतन के बारे में। पतन के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो तथ्य हैं पतन के बारे में कि भाई कौन क्या कहता है ना। पतन में तो देखो यूं मानते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी, बहुत ज़्यादा भयंकर बाढ़ आई थी, भयंकर भूकंप आया था, उसकी वजह से है ना जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ऐसा मानना है जॉन मैक का या जॉन मार्शल का। ठीक, ये विदेशी इतिहासकार है जो ऐसा बताते हैं कि बाढ़ की वजह से क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन चाइल्ड एवं व्हीलर दो इतिहासकार हैं जो ये बताते हैं कि भाई विदेशी आक्रमण की वजह से हुआ है, ऐसा विदेशी आक्रमणों की वजह से हुआ है। ठीक है, कोशाम्बी हैं हमारे और चाइल्ड हैं और व्हीलर, ये लोग बताते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन इन विदेशी आक्रमणों की वजह से भी बताते हैं। और एक चीज़ और है फेयर सर्विस। ये फेयर सर्विस भी एक इतिहासकार संस्था है, एक इतिहासकार का ही अंग कह सकते हैं इसको हम। फेयर सर्विस ये बताते हैं कि पारिस्थितिक असंतुलन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। तो ये देखो 3 प्रकार के मत हैं जो इसके पतन से रिलेटेड है। कोई कहता है कि बाढ़ की वजह से खत्म हो गया, और कुछ लोग कहते हैं कि ये विदेशी आक्रमणों की वजह से, और कुछ लोग कहते हैं कि पारिस्थितिक असंतुलन की वजह से ये समाप्त हो गया। तो ठीक है ना, ये पतन से रिलेटेड हो गया। अब हम जो कल की क्लास में पढ़ेंगे, भैया आज की क्लास में क्या है, बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, इस वजह से कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी विशेषता और इसके विस्तार के बारे में, विशेषता और इसके विस्तार के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। विस्तार और विशेषता ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से हम दोनों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और काफ़ी डीपली और काफ़ी अच्छी तरीके से। और इसके अलावा जो ऑप्शंस जो बन सकते हैं वो सारे ऑप्शंस भी मैं आपको कल की क्लास में लेकर आऊँगा, और सारी चीज़ें एक बारी बारी से बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा हमें ये सब कुछ पढ़ने के बाद में विस्तार है जो मैप के माध्यम से पढ़ेंगे कि मांडा में क्या रहा, दैमाबाद में क्या रहा, आलमगीरपुर में क्या रहा, बलूचिस्तान सांगेडोर में क्या रहा। तो इसका पूरा डिस्कशन देखेंगे कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या विस्तार है, कितने क्षेत्र भारत में खोजे गए हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे।